नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। दुनिया जल रही है, मिडिल ईस्ट में जंग अपने चरम पर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तनाव ऐसा कि तेल की हर बूंद की कीमत बढ़ती जा रही है। लेकिन इस वैश्विक संकट के बीच एक देश है जो खुद को मध्यस्थ बताने में लगा है और वही देश आज सबसे ज्यादा बेनकाब हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। कैसे शहबाज को स्ट्रेस ऑफ होर्मुज में मुंह की खानी पड़ी है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिस पर एक सर्वे भी किया गया है। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खबर के सह प्रायोजक हैं एमडीएच देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स.in, DRS ग्रुप 9360014001। जंग के बीच आईडीएफ का बड़ा दावा। लेबनान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। अल अमाना कंपनी के गैस स्टेशन पर भी किया गया हमला। केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फैसला। देश में 100 नए एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी। एआई से युक्त होगी भारत की वीजा और ट्रैकिंग सर्विस। IVFRT 3.0 से इमिग्रेशन सिस्टम होगा स्मार्ट और सुरक्षित। फाइनेंस बिल 2026 लोकसभा में पास। सरकार ने जोड़े 32 अहम संशोधन। वित्त मंत्री बोली, ईमानदार करदाताओं के लिए आसान होगा सिस्टम। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 21 हथियार बरामद। 200 कारतूस बरामद। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते लाते दिखे। राजस्थान के जोधपुर से ISIS हैंडलर गिरफ्तार। फोन से ISIS से जुड़े संदिग्ध वीडियो बरामद। युवाओं का ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ता था। आंध्र प्रदेश पुलिस ने ISIS एजेंट जिशान को किया गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में 80 साल पुराने 2 अमेरिकी बम को किया गया डिफ्यूज। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बम को डिफ्यूज किया गया। दिल्ली से आई टीम ने बमों को किया डिफ्यूज। हॉर्मुज में ईरान का एक्शन, सेलेन को रास्ते से खदेड़ा। शहबाज का शांति मिशन एक झटके में डगमगाया। बीच मझधार फंसी सियासत, रिश्तों में उठी दरार। तेल, ताकत और तनातनी, अब किसका चलेगा वार? कह रहा ईरान, शैतान पाकिस्तान। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। पाकिस्तान कहता है वो शांति प्रिय देश है, वो कहता है कि वो मध्यस्थता करेगा, कराएगा, लेकिन हकीकत यह है कि उसका अपना जहाज तक होर्मुज पार नहीं कर पाया। ईरान ने साफ साफ नियम दिखा दिए और पाकिस्तान के जहाज सेलन को उल्टे पांव लौटा दिया। एक तरफ भारत के जहाज लगातार सुरक्षित गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही जहाज के लिए रास्ता नहीं बना पा रहा है। यह वही पाकिस्तान है जो दुनिया को समझौते का रास्ता दिखाने निकला था, लेकिन आज खुद ही रास्ता भटक गया है। ऊपर से हालात ऐसे हैं कि देश के अंदर ऊर्जा संकट गहरा गया है। 70% तेल बाहर से आता है। सप्लाई रुकी तो महंगाई ने आग पकड़ ली। पेट्रोल 100 से 300, आम आदमी की जेब पर सीधा हमला। और अब सवाल यह है, जो देश अपने जहाज को रास्ता नहीं दिला पाया, वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति कैसे कराएगा? क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता सिर्फ एक दिखावा है? क्या यह डिप्लोमेटिक फ्लॉप शो बन चुका है? आज हम आपको बताएंगे कैसे होर्मुज में पाकिस्तान की साख डूबी, कैसे जंग ने उसकी अर्थव्यवस्था हिला दी और क्यों दुनिया अब उसके दावों पर सवाल उठा रही है। कुल मिलाकर आप बता दें, होर्मुज में ईरान का जो वार है वो कैसे सामने आया, शहबाज क्यों लाचार है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के साथ ईरान ने क्या किया। जो पाकिस्तान युद्ध में समझौता कराने चला था, अपना ही जहाज
होर्मुज से नहीं निकलवा पाया है। जी हां, आपको बता दें कि होर्मुज में ईरान का वार सामने आया है। शहबाज लाचार नजर आए हैं। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज पार करने से रोका। IRGC ने पाकिस्तानी जहाज सेलन को रोक दिया। जहाज के पास होर्मुज पार करने की इजाजत नहीं थी। होर्मुज से बिना परमिशन कोई जहाज नहीं जा सकता। सेलन जहाज UAE के शारजाह से कराची जा रहा था। पाकिस्तानी PM शहबाज युद्ध में शांति की बात कर रहे थे, फिर भी पाकिस्तान को ईरान से करारा झटका लगा। एक दिन पहले राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की थी। तो कुल मिलाकर अब सवाल यह है कि अगर बातचीत हुई तो और संबंध इतने ही अच्छे हैं तो आखिर पाकिस्तान के जहाज को गुजरने क्यों नहीं दिया। अब यह जान लेते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कच्चे तेल की धड़कन है, वहां से हर रोज कितनी तेल सप्लाई होती थी। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप इस जगह की बात करें तो होर्मुज क्यों अहम हो जाता है। हम लगातार इसकी बात पहले भी करते रहे हैं और आपको यह भी बताते हैं कि होर्मुज से आखिरकार कितना तेल जो है वो सामने आता है। देखिए, होर्मुज से रोज 2 से 2.1 करोड़ बैरल तेल गुजरता था। ये देखिए, ये जो आंकड़ा है वो अब आपको बता रहे हैं हम। ये दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% है। ये जो तेल है ना, 2 से 2.1 करोड़ बैरल तेल, ये दुनिया का लगभग 20% तेल है जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाता है। ये रास्ता मिडिल ईस्ट को दुनिया से जोड़ता है, इसीलिए ये होर्मुज जो स्ट्रेट है ये बहुत ज्यादा खास हो जाता है। आपको बता दें कि सप्लाई कम होने पर तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। यहां रुकावट आते ही तेल की सप्लाई पर असर होता है। आप सोचिए, आप जो दुनिया का 20% तेल है वो अगर नहीं पहुंच पाए तो जो तेल है फिर उसमें तो घमासान मचेगा ही। सप्लाई कम होने पर तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं। होर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता है, ये हम आपको लगातार बता रहे थे। ईरान ने होर्मुज पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं। जी हां, उसके हिसाब से चलेगा, उसके हिसाब से तमाम चीजें हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, यानी 28 फरवरी से, तब से होर्मुज में क्या कुछ हुआ है, क्या संकट आया है, वो भी आपको समझना चाहिए। ये भी आपको हम बता देते हैं। होर्मुज में जो जहाज का संकट है वो कैसे बढ़ा है, ये देखिए आप। होर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री तेल रास्ता है। जी हां, पहले यहां से रोज करीब 120 जहाज जो है वो गुजरते थे। अब यहां से सिर्फ 4 से 5 जहाज जो है वो रोज निकलते हैं, यानी अब यहां से 100 से ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं। जी हां, अब पहले यहां से करीब 120 जहाज गुजरते थे। अगर आप इस संख्या को देखिए, अब 4 से 5 जहाज, मतलब कहां 100 से ज्यादा, कहां 4 से 5। अब यह संख्या इतनी कम हो गई है, इसलिए असर निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। यानी अब यहां से 100 से ज्यादा जो जहाज है वो नहीं निकल पा रहे। कई जहाज कंपनियां अब इस रास्ते से बच रही हैं, मतलब अब उनके लिए जो रास्ता है वो दूसरा तलाशा जा रहा है। मतलब आप समझिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश हो रही है। तेल और गैस की सप्लाई पर इससे सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, कई जहाज कंपनियां अब इस रास्ते से बच रही हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि अगर इस तरह की दिक्कत है तो फिर यहां से कट जाना या फिर कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढना ही एक ज्यादा अच्छा विकल्प होगा, और यही करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब ये समझिए कि तेल किस हिस्से से गुजरता है। जी आप ये भी जान लेते हैं कि होर्मुज से निकलने वाला जो तेल है वो कहां जाता है और कैसे गुजरता है, ये भी अब आपको बता देते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी समझिए कि जो तेल है वो किस हिस्से से गुजरता है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मिडिल ईस्ट में मौजूद है। जी हाँ, ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है ये मिडिल ईस्ट में मौजूद है। इसको अगर आप समझे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। होर्मुज ईरान और ओमान के बीच में है। जी हाँ, ये जो पूरी जगह है होर्मुज का, ये कहां पर है, ओमान के बीच में, ईरान और ओमान के बीच में है। आपको बता दें कि ये पूरे जो इलाका है ना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मिडिल ईस्ट में मौजूद है। जी हाँ, जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। खाड़ी देशों का तेल इसी रास्ते से बाहर जाता है, मतलब जितने भी खाड़ी देश है, होर्मुज ईरान और ओमान के बीच में है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे। और आपको बताते ये जो रास्ता है यही खाड़ी क्षेत्र को खुले समुद्र से जोड़ता है, और इसीलिए इस रास्ते से जो तेल है वो बाहर जाता है। इसमें सऊदी अरब, इराक, UAE जैसे जो देश है वो शामिल हैं। अब देखिए, ये जो तेल है वो एशिया, यूरोप और दुनिया के कई देशों में सप्लाई होता है। मतलब सऊदी अरब, इराक और UAE जैसे देशों का जो तेल है वो यूरोप, एशिया और दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचाया जाता है और उसकी खेप जो है वो बढ़ती है। होर्मुज का रास्ता छोटा है लेकिन रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। जी हाँ, यहां जो रुकावट अगर आई तो फिर पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पर असर होता है। शायद यही वजह है कि जो ट्रंप है वो भी लगातार होर्मुज को लेकर अब बातें कहते हुए नजर आए। हालांकि अब ईरान कितना उनकी बात सुन रहा है ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में ये पता चलेगा। बहरहाल, अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत के जहाजों को तो जाने दिया है, पर पाकिस्तान
को रोक लिया। आखिर दोनों देशों में ये अंतर क्यों है, आप ये भी जान लीजिए, ये भी समझ लीजिए, हम आपको ये भी बता देते हैं। होर्मुज़ में ईरान की हुंकार जो वो सामने आई है, भारत वर्सेस अगर पाकिस्तान की आप बात करें, भारत की अगर आप बात करें तो भारत के 5 जहाजों को गुजरने की इजाजत मिली है। जी हां, भारत के 5 जहाज आ चुके हैं, टैंकर जो सुरक्षित है। सेलेन के पास परमिशन नहीं थी, भारत के कुल 5 टैंकर जो सुरक्षित पार हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर एक आप कंपैरिजन देखें, अब देखिए ये जहाज एलपीजी और कच्चा तेल लेकर आए हैं, जहाज को वापस भेज दिया गया है। ऊर्जा संकट और गहरा सकता है, हालांकि ईरान के नियमों का पालन किया गया है, ये बात कही जा रही है। ईरान ने जिस तरीके से कहा है उस तरीके से पालन किया गया है और जो सप्लाई है हमारी वो सामान्य बनी हुई है, ये बात कही जा रही है। सरकार को भी डिप्लोमेटिक जो है इंतजार है कि क्या कुछ होगा। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के सेलेन को रोका गया है। अब सेलेन के पास जो है ये परमिशन नहीं थी, इसलिए जहाज को वापस भेज दिया गया। अब इससे निश्चित तौर पर अगर समझिए ऐसा हुआ है तो ऊर्जा संकट जो है वो गहरा सकता है और सरकार को डिप्लोमेटिक झटका जो है वो निश्चित तौर पर लगेगा। और देखिए कई फैसले भी ले लिए गए हैं पाकिस्तान के लिए। अगर आप देखें तो वहां पर जो वर्किंग आवर्स है उसे छोटा किया गया है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। अब इस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि पाकिस्तान के जहाज सेलेन को आखिर परमिशन क्यों नहीं मिली। अगर आप इसको भी समझिए और देखिए तो इसको आप ऐसे बताते हैं, आपको सेलेन को परमिशन क्यों नहीं मिली है, क्या वो कारण था जो सेलेन को ये परमिशन जो है वो नहीं मिली है। IRGC के मुताबिक जहाज के पास पहले से मंजूरी नहीं थी। होर्मुज़ पार करने के लिए ईरानी अधिकारियों का क्लियरेंस जरूरी होता है, मतलब अगर अभी इस विपरीत परिस्थिति में अगर आप क्रॉस करें तो अधिकारियों का क्लियरेंस चाहिए। पाकिस्तान के सेलेन जहाज ने कानूनी नियम जो है वो फॉलो नहीं किए और इस वजह से उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। जंग के कारण ईरान ने सुरक्षा और सख्ती बढ़ा दी है। स्ट्रेट और होर्मुज़ में अब हर जहाज की कड़ी जांच हो रही है, मतलब अब हर तरीके से ईरान ये जांच लेना चाहता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और उसी के बाद किसी भी जहाज को यहां पर परमिशन दी जा रही है। तो ऐसे में आप जो भारत और ईरान के साथ जो अब देखिए भारत के उन 5 जहाज़ों को भी आपको बता देते हैं जो होर्मुज़ से गुजर चुके हैं, और वो 5 जहाज क्या लेकर आए थे इसको भी आपको हम बता देते हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि ईरान भारत के साथ है और होर्मुज़ से 5 जहाज जो है वो पार हुए। सबसे पहला अगर आप जहाज की बात करें तो शिवालिक जो कि कच्चा तेल लेकर आया और ये 10 से 15 लाख बैरल तेल लेकर आया था। इसके अलावा दूसरा जो मुंद्रा पोर्ट पर उतरा था नंदा देवी कच्चा तेल लेकर, ये भी 10 से 15 लाख बैरल के करीब। इसके अलावा जग लाडकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो लेकर आया गया 5 से 7 लाख बैरल का। इसके अलावा जो पाइन गैस है LPG गैस 40 से 50 हजार टन जो लेकर आया। इसके अलावा जग वसंत पेट्रोलियम प्रोडक्ट 5 से 7 लाख बैरल। तो कुल मिलाकर ये 5 जहाज हैं जो इस विपरीत परिस्थिति में भी यहां पर पहुंचे हैं, बिल्कुल सुरक्षित उन्हें यहां पर लाया गया है। अब सवाल ये है कि शहबाज जो है कैसे समझौता करेंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान जो युद्ध के बीच में खुद को मध्यस्थ बना रहा था, आखिर वो ये सब करके क्या करना चाहता है। मतलब अब सवाल तो ये उठेगा कि शहबाज क्या ऐसे समझौता कराएंगे। जी हाँ, आपको बताइए कि आखिरकार पाकिस्तान क्या चाहता है। देखिए पाकिस्तान अपनी सबसे पहली बात तो ये है कि छवि सुधारना चाहता है। जी हाँ, पाकिस्तान अपनी छवि को सुधारना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी भी थोड़ी सुधरे। युद्ध में खुद को वो मध्यस्थ बना रहा है लेकिन हालात उल्टे हो रहे हैं। जी हां, खुद को जरूर कह रहा है कि मध्यस्थ है। ईरान ने उसके ही जहाज को होर्मुज़ में वापस लौटा दिया। होर्मुज़ से सिर्फ नॉन एनिमी जहाज़ों को ही एंट्री दी जा रही है। अगर आप इसकी अभी बात समझे तो बीच जंग में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक छवि पर सवाल जो है वो खड़े हुए हैं। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ जहाज पास नहीं हुआ है। शहबाज पीस मेकर का मुखौटा लेकर रहना चाह रहे हैं, आर्थिक राहत चाहते थे। अमेरिका और सऊदी अरब से रिश्ते मजबूत चाहता है। जहाज लौटने से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल शर्म की बात है। अब देखिए कुल मिलाकर जो पाकिस्तान है वो ये भी चाहता है कि उसके रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे रहे, सऊदी अरब से भी अच्छे रहे, और वो भी ये चाहता है समय समय पर जो तेल और गैस है वो भी यहाँ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से उसे मिलता रहे। मतलब ईरान के प्रति भी वो चाहता है कि वो थोड़ी सहानुभूति दिखाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। आप सारी जहाजों पर पांव नहीं रख सकते। एक वक्त के बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको राष्ट्र के लिए, हित के लिए कैसे फैसले लेने होंगे। बात यह भी हो रही है कि ईरान होर्मुज़ से गुजरने के लिए जहाज़ों से मोटी फीस वसूल रहा है। अब ये भी अब आपको बता देते हैं कि क्या इसको लेकर जो बातें हैं वो सामने आई है कि होर्मुज़ में टोल वसूली जो है वो कैसे हो रही है। ईरान होर्मुज़ में जहाज़ों से भारी फीस वसूल रहा है। हर जहाज से करीब 16 से 18 करोड़ की मांग की जा रही है। अब देखिए फीस ऑफिशियली नहीं बल्कि अनियमित है, ये भी कहा जा रहा है। होर्मुज़ में इसे टोल सिस्टम जैसा माना जा रहा है। कुछ जहाज चुपचाप पेमेंट कर रहे हैं ताकि जहाज जो है वो सुरक्षित
गुजर सके। जो जहाज पैसे नहीं दे रहे उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जा रही है, मतलब उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इससे शिपिंग कंपनियों में डर और अनिश्चितता बढ़ गई है। ग्लोबल तेल सप्लाई और कीमतों पर भी सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो टोल वसूला जा रहा है, इसको लेकर खुलकर बात सामने नहीं आई है, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा कर रही हैं और सीधा सीधा कहा जा रहा है जो वो कीमत देंगे उसको तो सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन जो ये कीमत नहीं देगा, जो जहाज जो है वो कीमत नहीं देगा, उसे कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी, उसे सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये वो तमाम बातें हैं जो सामने आई है। और अब समझना ये होगा कि ईरान इजराइल जंग पाकिस्तान पर क्या असर हो रहा है। अब एक नज़र पाकिस्तान पर भी डाल लेते हैं कि युद्ध से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। जी हाँ, ईरान इजराइल जो जंग है उस बीच पाकिस्तान जो है वो थोड़ा परेशान होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। महायुद्ध से पाकिस्तान में जो ऊर्जा संकट है वो गहरा गया है। जी हाँ, देखिए, ये तो पूरी दुनिया पर गहराया है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। पाकिस्तान जरूरत का 70% तेल जो है वो मिडिल ईस्ट से मंगवाता है, 70%। और होर्मुज से तनाव से सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। और आपको बता दें, तेल और गैस की कीमत में जो बढ़ोतरी हुई है उससे देश में चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि हाई ऑक्टेन ईंधन की कीमत में 200 पीकेआर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अब कीमत 100 पीकेआर से बढ़कर 300 पीकेआर हो गई है। और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों, बिजली और गैस भी महंगी होगी। देखिए, ये तय है कि अगर ट्रांसपोर्ट के लिए जो पेट्रोल डीजल है वो महंगा होगा तो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होगी। एक दिन नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद ज़रूर महंगी होगी। अब देखिए, अब आपको जो हमने कुछ सर्वे किए हैं वो सर्वे दिखा देते हैं, बता देते हैं कि हमारा सवाल क्या था और क्या उसका जवाब आया। सबसे पहला सर्वे क्या है, सवाल क्या है, वो हम आपको दिखा देते हैं। सवाल ये है कि ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज पार करने से रोका, यह कितना सही कदम है, आपकी राय क्या है? ये वो सवाल है जो हमने पूछा है। अब आपको बता देते हैं इसका क्या जवाब आया है। जी हाँ, इसको देखिए, बिल्कुल सही रणनीति, दबाव की रणनीति है, ये 53% लोग मानते हैं। पाकिस्तान को कड़ा संदेश 17% मानते हैं। गलत, इससे रिश्ते बिगड़ेंगे 26% ये भी मानते हैं, जबकि कुछ कह नहीं सकते 4% ये भी मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सर्वे वो अपने आप में काफी खास रहा। अब दूसरा सर्वे जो हमने किया और जो सवाल था वो क्या था, देखिए, क्या इस घटना के बाद पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका कमजोर हो जाएगी? यह दूसरा सवाल जो हमने किया। अब इसके जवाब क्या आए हैं वो भी अब आप देख लीजिए। हाँ, पूरी तरह कमजोर 69% मानते हैं कि पूरी तरह कमजोर, कुछ हद तक असर पड़ेगा 13% ये भी मानते हैं। नई भूमिका बनी रहेगी, मतलब मध्यस्थ की भूमिका 11% ये भी मानते हैं। कुछ कह नहीं सकते 7% मानते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में ये अपने आप में काफी खास हो जाता है। तीसरा सवाल जो हमने किया सर्वे में, देखिए, वो ये, क्या ईरान इस कदम से पाकिस्तान पर किसी तरह का दबाव बनाना चाहता है? क्या ईरान कोई दबाव बनाना चाहता है इस कदम से? अब देखिए, इसमें क्या कुछ कहा गया है। हाँ, दबाव की रणनीति है, 49% मानते हैं दबाव की रणनीति है। चेतावनी देना चाहता है, 32% मानते हैं हाँ चेतावनी देना चाहता है। नई सामान्य सुरक्षा कदम है, 15% ये भी मानते हैं, जबकि कुछ कह नहीं सकते 4% मानते हैं कुछ कह नहीं सकते। अब जो चौथा सवाल है वो ये क्या है कि क्या इस घटना से पाकिस्तान ईरान रिश्तों में तनाव बढ़ेगा? मतलब ये जो कुछ भी हुआ है, सेलेन को रोका गया, क्या इससे तनाव बढ़ेगा? अब देखिए, इसके क्या रिप्लाई आए हैं। कहा जा रहा है कि हाँ, बड़ा तनाव आएगा। जी हाँ, 58% मानते हैं बड़ा तनाव आएगा। इसके अलावा थोड़ा असर पड़ेगा, 24% लोग मानते हैं खास असर नहीं होगा, 16% ये भी मान रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते 2% ये भी मानते हैं। अब जो आखिरी सवाल हमने किया वो क्या किया वो भी अब आपको बता देते हैं। क्या होर्मुज स्ट्रेट में तनाव पाकिस्तान की आर्थिक और तेल सप्लाई पर असर डालेगा? मतलब यहां पर जो तनाव हो रहा है उससे क्या पाकिस्तान में असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा 79%। जी हाँ, 79% कह रहे हैं असर पड़ेगा। सीमित असर पड़ेगा 10%, कोई असर नहीं 8%, कुछ कह नहीं सकते 3% मानते हैं कुछ कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये वो सर्वे है जो किया गया है। अब मेरे साथ इसी मामले पर बातचीत करने के लिए काफी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हुआ है। मेरे साथ नौसेना कोमोडोर DS सोडी सर जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सर आपका। मल्लिका पांडे जी मेरे साथ, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरे साथ सैयद शेराजी जी, पाकिस्तानी पत्रकार, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और सबसे पहले सर मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सोडी सर, ये जो कुछ भी हुआ है इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि कल तक जो बातें कही गई उन बातों को आप देखिए सर कि सिरे से नकार दिया गया। मतलब कि क्यों आखिरकार सेलेन को रोका गया? क्योंकि उससे पहले भारत के 5 जहाज जो है वो आए हैं, कई और हैं जो कतारबद्ध हैं। ये क्या संदेश देने की कोशिश ईरान की तरफ से? देखिए, एक चीज हमको जो समझनी पड़ रही है वो ये है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कई रूल्स बना के रखे हैं, जिन रूल्स के को फॉलो करना पड़ता है।
उन रूल्स में ये लिखा हुआ है कि जो शिप की है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए, इसकी सेफ्टी कैसे होगी, इसको मैन कैसे किया जाएगा, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसमें डिफाइन की गई। साथ ही साथ अभी ये है कि देखिए, इंडिया के 5 शिप वहां से पास करके आए हैं। पाकिस्तान का शिप जो अभी जिसकी ये रिपोर्ट आई है कि उसको वापस किया गया, कि उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं और कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो नहीं किया था। लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि ये सिर्फ इस वजह से ही है, क्योंकि कोई भी शिप जब वहां से अपना एंकर उठाता है या पोर्ट से बाहर आता है तो वो ऐसे नहीं आता, वो पहले उनसे परमिशन लेता है निकलने के लिए। हम्म। मुझे ये भी लगता है कि आप देखिए, पाकिस्तान ने और सऊदी अरबिया ने एक अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करके रखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी कंट्री पे अटैक होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए अटैक ऑन द अदर कंट्री आल्सो। हम्म। तो इस तरह जो पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा था कि वो सऊदी अरबिया के ऊपर जो अटैक हुआ है तो उनके साथ है। ठीक अब है। पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि वो मीडिएट करना चाहते हैं बिटवीन ईरान एंड हाँ। US। इसकी भी रिपोर्ट जो है वो आई हुई है। हम्म। लेकिन अब देखिए कि जो पाकिस्तान की कंडीशन है, उसके अपनी कंडीशन इतनी बुरी है, वो मीडिएट क्या करेगा? हाँ। पाकिस्तान का मीडिएशन पावर जो है वो क्या क्या करेंगे वहां पे जाके, किससे मीडिएट करेंगे या क्या कर सकते हैं? ये भी खबर आई है कि जो अमेरिका ने कोई 15 पॉइंट का प्लान बना के रखा है, वो दैट हैज बीन हैंडेड ओवर बाय पाकिस्तान टू ईरान। इंडिया का जो व्यू है विद रिगार्ड टू मीडिएशन बाय पाकिस्तान, वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उन्होंने आज बिल्कुल बता दिया है। और जो टर्म उन्होंने यूज किया है मैं उसको कहना नहीं चाहता हूँ रिगार्डिंग पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान के बारे में हमको सबको मालूम है। हम्म। अभी पाकिस्तान की स्थिति ये है, क्योंकि देखिए उनका जो 70% ऑयल है वो यहीं से आता है। उनकी शिप जो जिसको वापस किया है वो मेरे ख्याल में ऑयल लेके नहीं जा रहा था, वो कुछ कार्गो लेके जा रहा था विद रिगार्ड टू फूड सप्लाईज। तो जो शिप पाकिस्तान के होंगे यहाँ से क्रॉस करेंगे, हो सकता है कि पाकिस्तान की सप्लाई को मीट करने के लिए कोई और भी देशों के शिप होंगे जो वहां से ऑयल लेके पाकिस्तान जाते होंगे। लेकिन ईरान ने बोल के रखा है कि कोई भी शिप जो अमेरिका का होगा, इजराइल का होगा या अलाइज का होगा। अब अलाइज में UAE भी आता है, सऊदी अरबिया भी आता है, और भी वहाँ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का भी ये ठीक है। सोडी सर, आप बेहद महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं सर। हम आगे भी बातचीत करेंगे। मल्लिका जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, सैयद साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, क्या ये घटना इस बात का संकेत नहीं है कि ईरान की नजर में पाकिस्तान की मध्यस्थता जो है उसकी कोई खास अहमियत नहीं है? और दूसरी बात, शहबाज शरीफ सरकार अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता की बात कर रहे थे, लेकिन जब अपना ही जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंस गया तो फिर ये कैसा शांति मिशन होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक तो मेरी ये राय है कि मुझे भी आप इसी तरह अनइंटरप्टेड बात करने दीजिएगा जिस तरह आपने सऊदी सर को करने दी, और जरा आपके सवालात को मैं जवाबात दे दूं। एक तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान के हवाले से ईरान के और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है वो इतने बेहतरीन हैं कि ईरान की पार्लिमान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और ईरान के पार्लिमान में मुश्तरका तौर से कोई एक ग्रुप ने नहीं, सबने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। फिर अभी रिसेंट आपके सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो जा रही होंगी कि जो वहां पे मुख्तलिफ जो रैलियां निकल रही हैं। अब देखिए सैयद साहब, अभी आपने शुरुआत में बोला मुझे कि आप मुझे समय दीजिएगा, मैं बात करूंगा, लेकिन अब जब ऐसी ऐसी बात आप करेंगे, आपका ज्ञान अगर सोशल मीडिया पे सर आ जाएगा तो फिर कैसी बात होगी? मैंने तो बहुत ही सिंपल सा सवाल किया आपके जहाज सेलेन को लेकर, अब आप उसको जवाब ना देते हुए आप भारत, सोशल मीडिया, उसकी बात करेंगे। सर कैसे काम चलेगा? मेरे को तो ये बताइए ना, आप जो बातें कह रहे थे, आपका सेलेन क्यों रोका गया? मतलब जवाब इस बात पे दीजिए सर। देखिए सोदी सर, बड़ी कोई आपको ना रस्तू और अफलातून की बातें बता रहे थे, आपने सारी वो आराम से सुन ली, और मैं आपको सोशल मीडिया की बता रहा हूँ। वो भी तो ये कह रहे थे ये इत्ला है वो इत्ला है, और आप खामोशी से सुन रही थी। अब मुझे अरे सैयद सराजी साहब, फिर वही बात, मैं तो आपको भी सुनूंगी, उनको भी सुना है, मैं तो बैठी ही सुनने के लिए और सवाल करने के लिए हूँ ना। आपका जहाज रोका गया नहीं रोका गया सर, इस बात को मानते हैं नहीं मानते? ये नॉलेज में है सर आपकी? CSS के इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठा मैं, आपको CSS के इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठा, मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। एनालिसिस से रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट होता है, वो सुनना होता है। थोड़ी सी साफती जो है दयानतदारी कर ले, थोड़े से एथिक्स का ख्याल रख ले, मुझे बोलने दे। अगर अरे सर तब से आप कह रहे हैं बोलिए तो सही, जवाब तो दीजिए। आप मुझे टोक दे, लेकिन अगर मुझे अपनी बात
जो शुरू तो करने देना, अभी मैंने शुरू नहीं की, आपने फौरी तौर पे जनाब हमला कर दिया मेरे पे। अरे आपने सर यहाँ पे हमला शहबाज नहीं शरीफ किया है, आप साहब बात ही ऐसी कर रहे हैं जहां पर रोकना पड़ा है। हमला सर कैसे हो जाएगा? हर बात में आपको हमला ही नजर आ रहा है। बात तो सर रखिए ना अपनी। देखिए सुने सुने, मैं बात ही करता हूँ ना, अब सुन तो ले। ठीक है सर, अब सुन तो रखिए। ले। पाकिस्तान और जो ईरान के ताल्लुकात हैं इस वक्त मिसाली ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के हवाले से ईरान की जो राय है वो जो है वो मुश्तबा खामेनाई के ट्वीट, और उसके अलावा जो ईरानी सदर है उनका जो 27 रमजान को ट्वीट आया है, वो शायद आपकी नजरों से, ऐसे ट्वीट आपकी नजरों से वैसे भी नहीं गुजरते जो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान इस वक्त इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ खड़ा है, हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है। और दूसरी जानब जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह सालसी करवा सकता है या कैसे बिठा सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप जिनको आपके मोदी जी कहते थे माई बेस्ट फ्रेंड, वो फ्रेंड हमारे ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और मोदी जी इस वक्त पिक्चर में कहीं पे भी नहीं है। वो बेस्ट फ्रेंड जो है वो हमारे ट्वीट रीट्वीट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको ना अपनी भी कि आपकी ये शिकायत जरूर दूर हुई होगी कि मैंने आपको समय नहीं दिया, आपने प्रॉपर बोला, लेकिन जो मेरा सवाल था शायद आप नहीं समझ पाए। ठीक है, आती हूँ सर, अभी तो डिबेट की शुरुआत हुई है, आगे भी सर आएंगे, मौका आपको पूरा देंगे। अब उसमें आप कितना पाकिस्तान को डिफेंड कर पाएंगे सर, ये तो आपको पता होगा। बहरहाल ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके पास, मैं आती हूँ, वापिस आती हूँ। मोनिका जी, अब देखिए जो IRGC है उसने साफ साफ कहा कि जहाज ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। क्या पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस जहाज की सुरक्षा के लिए ईरान से पहले कोई बात नहीं की होगी? शायद ये वजह रही होगी कि इस जहाज को रोका गया है। और किस तरीके से इस जहाज का रोकना देखा जाए, क्योंकि संबंध जो है उसकी बात तो लगातार की जा रही है। आपको सऊदी अरब से भी अच्छे संबंध रखना है, अमेरिका से भी रखना है, और इसको भी बचाना है। ऐसा नहीं चलेगा ना कहीं क्लियर तो होना पड़ेगा ना। मोनिका जी नमस्कार। खुशबू जी, सबसे पहले तो एक हाईलाइट रखना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान का बिजनेस मॉडल जो है वो विश्वासघात उनका बिजनेस मॉडल है, बिट्रेयल उनका बिजनेस मॉडल रहा है। शुरुआत करती हूँ, थोड़ा सा इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ। प्रोजेक्ट 706 इनका था, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था पाकिस्तान का, उसको फंड किसने किया था? सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया ने जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था, उसके बाद पाकिस्तान में सैंक्शंस लगे थे। सैंक्शंस के बाद 50,000 बैरल्स ऑफ ऑयल फ्री में दिए किसने? सऊदी अरेबिया ने। $2 बिलियन किसने दिए फ्री में? सऊदी अरेबिया ने। इसके एक्सचेंज में कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया क्या चाहता था, शायद सैयद साहब थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना भूल गए, बट थोड़ा हिस्ट्री का ज्ञान उनको देते हुए, और ये सब डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं बाय द वे, क्योंकि वो अपना ज्ञान सोशल मीडिया से देखते हैं, तो वो वहां जाके देख भी सकते हैं इस चीज को हिस्टोरिकली। उसके बाद सऊदी अरेबिया को इन रिटर्न क्या चाहिए था? सऊदी अरेबिया को इन रिटर्न चाहिए था एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोटेक्शन फ्रॉम ईरान, कहीं ना कहीं, क्योंकि जब खामेनी पोजीशन में आए थे 1980 में, तो वो सऊदी अरेबिया को बोलते थे कि ये तो फेक इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, सऊदी अरेबिया के जो रूलर्स थे। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को बढ़ते हुए सोवियत यूनियन का जितना भी आसपास में उनका था, उसके बाद ईरान से खतरा था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ देखा। पाकिस्तान ने इन रिटर्न इनसे बोला कि ठीक है, तुम हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम फंड करो। इनसे $1 बिलियन लिए, इनसे 50,000 बैरल ऑफ ऑयल लिए फ्री में, और प्रोग्राम डेवलप कर दिया। उसके बाद हैरानी की बात यह है कि जो सऊदी अरेबिया ने इनको फंड किया था अर्ली 2000s में, AQ खान जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच देते हैं इन्हीं के दुश्मन को, सऊदी अरेबिया के दुश्मन को, जिससे सऊदी अरेबिया ने फंड किया था। ईरान को उन्होंने टेक्नोलॉजी बेची है, नॉर्थ कोरिया को बेची है, और लीबिया को बेची है। ये भी डॉक्यूमेंटेड है, और AQ खान ने ये साफ साफ अपनी स्पीच में भी बोला है कि हाँ, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं उनके अंडर ये लीक हुई है ईरान को भी। तो इमेजिन, एक बंदा इनको फंड करता है, दूसरे जिसके अगेंस्ट वो उनको फंड करता है, उन्हीं को ये आगे टेक्नोलॉजी बेच देते हैं। दूसरा प्रकरण आता है लास्ट ईयर सितंबर 2025 में, क्राउन प्रिंस के साथ पाकिस्तान के PM बैठते हैं और अपना जो भी इनका रिश्ता था 50 साल का, उसको फॉर्मलाइज करते हैं, और साफ साफ कैटेगोरिकली उसमें लिखा होता है, अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो दोनों ने साइन किया होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर एक को कोई भी कंट्री अटैक करता है तो दूसरा कंट्री उसके सेवियर में जाएगा, सेव करने उसको जाएगा। एक कंट्री पर अटैक माना जाएगा
कि दूसरी कंट्री पर भी अटैक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए अगर ईरान सऊदी पर अटैक कर रहा था तो आज पाकिस्तान कहाँ है? उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये तो लीगली बाइंड देखिए है। अब मल्लिका जी वही बात है ना, जो बात लगातार हम कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं ना कहीं बिजनेस करना है और नियम कानून के साथ तो चलना पड़ेगा। अब जो नियम अभी IRGC ने बनाया, हाँ सर मैं आपके पास आ रही हूँ शहराजी जी, ठीक है, जो बात कही गई है उसका भी जवाब दीजिए और मेरे को ये भी बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान को दबाव में लेने के लिए ऐसा कर रहा है? और अगर ये घटना घटी है तो सर ये तो मानते हैं कि इसका आर्थिक दबाव पड़ेगा पाकिस्तान पर, या फिर पाकिस्तान उन चीजों से बिल्कुल ऊपर उठ चुका है कि उसको कोई दबाव नहीं पड़ेगा? देखिए, पहले तो आपने सवाल क्या किया, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे चली गई, क्या क्या उन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दी, बेतुकी बेदलीलें बातें की और आपने उनको टोका नहीं। आपने ये नहीं कहा कि मैंने तो ये सवाल किया था। खुशबू जी, सारों से एक तरह का खुशबू का काम होता है हर जगह एक जैसा फैलना ना। अरे सर आप कितना जज कर लेंगे सर, आपको जो सवाल किया जाता है आप कभी उसका जवाब नहीं देते, आपकी शुरुआती शिकायत से होती है। मतलब पाकिस्तान की दिक्कत ही यही है, मतलब सवाल की जाए तो शिकायत करेंगे, शिकायत के साथ आप शुरू के 1-2 मिनट ले लेते हैं सर मुद्दे की। अरे सर आप मुद्दे की बात, उन्होंने तो फैक्चुअल बोला, आप उन्हें फैक्ट पे तोड़ दीजिए ना। जब वो फैक्ट के साथ बोल रही थी आप तोड़ देते कि हाँ भाई आप यहाँ पर गलत है, हिस्टोरिकल चीजें बता रही थी आप कह देते कि आप गलत है, वो तो आपने नहीं किया। अब जैसे खत्म हुआ उसके बाद आप कहने लगे अरे अब तो वो तो मुझे ये बोल रही थी आपने रोका नहीं। अरे सर मैं रोक लूंगी जहां पर रोकना होगा, आप जवाब दीजिए। सुनिए सर, जो गलत बोला है उस बात को आप सही कीजिए ना तथ्यों के साथ। सुनिए सुनिए सैयद सर, सुनिए सैयद सर, मैंने जो सवाल किया मुझे उसका भी जवाब दीजिए। और दूसरी बात सुनिए सर, ऐसे कंटिन्यू बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सुनिए, मैंने जो सवाल किए सर उसका भी जवाब दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको किसी पॉइंट पे लग रहा है कि गलती मल्लिका जी ने गलत कुछ बोला हिस्टोरिकल पॉइंट पे, तो आप सही कीजिए ना साबित अपने आप को, लीजिए समय, बोलिए। तो वही मैं कह रहा हूं ना, वही मैं कह रहा हूं, मैं साबित करता हूं। आप मुझे बोलने देगी तो मैं साबित करूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त अगर आप अपने गिरबान में झांके तो भारत इज नोवेयर इन वर्ल्ड डिप्लोमेसी। भारत कहां पे खड़ा है? कहीं पे भी नहीं खड़ा। वो अच्छा भारत कहीं पे खड़ा, अब देखिए आप बात ही ऐसे करेंगे कि फिर बीच में आना पड़ेगा मुझे। भारत क्या नहीं खड़ा, उसके 5 जहाज आ गए वहां से, आपका एक जहाज वहीं के वहीं अटका पड़ा। आप पूछ रहे भारत कहां पर खड़ा है? ने पाकिस्तान को बिट्रेयल का आप नहीं बोली। अरे पाकिस्तान का जहाज कहां खड़ा है, छोड़िए बाकी चीजें, पाकिस्तान का जहाज जिस मुद्दे पे डिबेट है उसमें बात कर लीजिए आप। अरे सर आप भारत को ही देखते रह जाइएगा, पाकिस्तान भी हाथ से निकल जाएगा सर, यही होगा आप लोगों का। भारत कहां खड़ा है? 5 जहाज उसके आ गए। बताइए सर, फैक्ट वाली बात करिएगा, नहीं तो फिर बीच में बोलूंगी, फिर आपको शिकायत होगी। बोलिए। आपका इशू ये है कि आप एक मुसलमान एंकर हैं और आपको कुछ साबित करना पड़ता है, इसलिए आप बार बार काटती हैं। आपका प्रॉब्लम खुशबू जी ये है, आपका मसला ये, आप बात करने नहीं देती। अब बात करने दे, मैं जो बात कर रहा हूँ, जब उनकी बात सुनती है तो मेरी भी सुना करें। अगर आपने बुलाया तो सुने। अरे सर आपकी शिकायत ही दूर करते करते पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी सर, बात रखते ही नहीं है मुद्दे की आप, बड़ी दिक्कत है सर। बोलिए ना, बोलिए सर, बोलिए। इस वक्त इस चेस बोर्ड में सबसे मेन प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रिट्वीट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल कॉल कर रहा है। आसिम मुनीर जो आपके लिए एक दर्द सर बना हुआ है, जो ड्रोना ख्वाब बना हुआ है, वो आसिम मुनीर इस वक्त एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान से बात कर रहा है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा है, एक तरफ ईरान से बात कर रहा है। क्या जोक कर रहे हैं? ठीक है सर, चलिए अब इसी बात पे, ठीक है, अब आपने बता तो दिया क्या काम हो रहा है। अब सर सुनिए सैयद साहब, सुनिए, IRGC कह रहा है कि आपका जो जहाज है उसमें प्रोटोकॉल, ये भारत नहीं कह रहा, भारत की मीडिया नहीं कह रही, या पाकिस्तान नहीं कह रहा है, पाकिस्तान की मीडिया नहीं कह रही, IRGC कह रहा है कि आपके जहाज ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। मतलब क्या आप इस समय में भी आपको ये सर पाकिस्तान समझ नहीं पाया कि एक प्रोटोकॉल है जिसको पालन करना पड़ेगा? आपका जहाज फंस गया वहां पर, आप मध्यस्थता की 8 घंटे ऊपर फिरता रहा है और वो वापस आ गया, क्योंकि वो बोइंग वहां पे वो जा नहीं सकता था, वापस आ गया। देखिए टेक्निकल चीजों में आप एक खबर आपको मिली कि जी उसने टेक्निकली नहीं किया, टेक्निकल चीजों में ऊपर नीचे 19-20 हो जाती है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा टेक्निकली जान लेते हैं, ठीक है। सोडी सर, मेरा सवाल ये है कि जो बातें कही जा रही है इनकी तरफ से, सैयद साहब मान नहीं पा रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि असीम मुनीर कितनी बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे इस पूरे युद्ध में। ऐसा लग रहा है कि एकदम शांति करा देंगे। अब 25-26 दिन हो गए, अब जल्द से जल्द शांति का रास्ता निकालेंगे। सर सोडी सर।
खुशबू जी, मेरे को पैनलिस्ट जो है ये सईद साहब, इनको थोड़ा रिमाइंड कर दीजिए कि पिछले 3-4 दिन पहले तुलसी गबार्ड ने क्या बोला है अमेरिका से। उनकी स्टेटमेंट क्या आई थी पाकिस्तान के बारे में? व्हाट डिड शी से? उन्होंने क्या बोला कि पाकिस्तान इज द बिगेस्ट थ्रेट, न्यूक्लियर थ्रेट। और साथ में अब डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, तो मोदी जी को किसने फ़ोन किया? मोदी जी को ट्रंप साहब ने ही फ़ोन किया और इसके ऊपर डिस्कशन की उनके साथ। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मिडिल ईस्ट के हर कंट्री से बात कर रहे हैं, इजराइल से बात कर रहे हैं, यूएस से बात कर रहे हैं, ईरान से बात कर रहे हैं, और आप उसका नतीजा जो वो राहुल देखिए, गांधी साहब कह रहे हैं जो हमारे इसराइल 5 और शिप अमेरिका अभी जो कहेगा है वो मोदी जी उनको मानेंगे। सेफ आपने वो पैसेज भी मिला है। स्टेटमेंट सुनाओ। पाकिस्तान की जो कंडीशन है, देखिए पाकिस्तान को भी, ये सब मेरे जो पैनलिस्ट हैं, को पैनलिस्ट सईद भाई, मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आपकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं। पाकिस्तान ने जो एमओयू साइन किया है उसकी वजह से अभी पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है वो करे क्या। ठीक है, ईरान की उनकी तरफ जो थोड़ा नजराना था, नजर थी, वो थोड़ी सर अलग थी। पाकिस्तान इंडिया जारी लेकिन में अभी जिस तरह ईरान सऊदी भी अरब यही ने किया सोच था, रहा इसमें होगा हम नहीं करेंगे। कि ये पाकिस्तान जो है ये कर क्या रहा है, किसको बिट्रेल कैसे कर रहा है। सऊदी अरब के साथ भी जा रहा है, ईरान को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को भी खुश करने की कोशिश ये कर तो रहा है। डिप्लोमेसी से तो डिप्लोमेसी अरे है। आ रही हूँ सैयद साहब, आप ही के पास आऊंगी, जवाब लूंगी, थोड़ा सब्र कर लीजिए, इसी पे जवाब लूंगी आपसे ही। जानता है मुनीर अपने जी। प्रेशियस स्टोन लेके जाके फोन कहते ट्रम्प साहब के साथ सब ले लीजिए। तो आप इसके इससे ज्यादा क्या कहें। डिप्लोमेसी की बात सही साहब कर रहे हैं तो इनको कुछ सीखना चाहिए। ठीक है आज सर। देखिए हमारे 5 शिप आ चुके हैं और इनका एक ही शिप आने वाला था, वो भी वापस चला गया। ठीक है। अब सर अच्छा, मलिका जी मैं आपके पास आऊं, जरा एक पॉइंट मैं सैयद शराजी साहब से कह लूं, फिर नहीं तो शिकायत भी करेंगे मेरे से। जवाब कुछ देना चाह रहे थे, वो जवाब भी दीजिए। और सैयद साहब मेरे को ये भी बताइए, क्या पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर ईरान से बात करेगा या फिर आप इसे पीस टॉक के भेंट चढ़ा देंगे? सीधा सा जवाब दीजिएगा, इसमें कुछ इफ बट नहीं मत लगाइएगा प्लीज। ईरान के साथ हम तमाम मामलात पे राब्ते में हैं, और जो ये कह रहे थे ना कि आसिम मुनीर ने वो जाके कुछ जवाहिरात दिए हैं, तो मोदी साहब तो आपकी बात ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे। मोदी साहब ने तो आपकी बात ट्रंप सरकार का नारा लगाया, और उसके बाद फिर मोदी साहब देखिए मोदी साहब ने तो सर इतना कर लिया है कि हमारे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं है। मोदी साहब ने इतना कर लिया है कि हम आप जिस तरीके से डिपेंडेंसी आपकी चल रही है ना सर, हमारे यहाँ सब स्मूथ चल रहा है। हमने काम करना शुरू कर दिया, हमने माना है कि दिक्कत है, प्रॉब्लम है। हम कभी भी ये नहीं करते कि नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, सब ठीक चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। प्रॉब्लम है उसको समझते हैं और उस पर काम भी करते हैं सैयद साहब। मैं मानता हूँ, आपकी इस बात से मैं एग्री हूँ। खुशबू मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ कि आप यहाँ सब सबूत चाह रहे हैं, बिल्कुल सबूत चाह रहे हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, पूरे पैनल को, और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि भारत में सब सबूत चाह रहा है। क्या सबूत चाह रहा है जी? जो जब क्रिसमस आती है तो मसीहों पे हमले शुरू हो जाते हैं, जब रमजान आता है तो मुसलमानों पे हमले शुरू हो जाते हैं। वहां पे जो गाय की खातर लोगों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। सुनिए सैयद साहब, भारत वो देश है ना जहाँ पे अल्पसंख्यकों की संख्या बड़ी है, आपके तरह वहां पे अल्पसंख्यकों को बिल्कुल खत्म नहीं करने पे तुल गई है सरकार। मत बोलिए ये सूट नहीं करता सर, ना आपको ना आपके देश को। हमारे यहाँ सारी चीजें बढ़ रही है, हमारे यहाँ घटे नहीं है, खत्म नहीं किया गया। आपके यहाँ नस्लें बर्बाद कर रहे हैं आप अल्पसंख्यकों की, आप क्या बात करेंगे? उनका क्या हुआ? हाँ सर, सोडी सर जवाब दीजिए। कोई नहीं सैयद साहब मैं आती हूँ, क्या सोडी सर जवाब दें, फिर मैं मलिका जी आपके पास मैं कह रहा हूँ सही साहब से पूछिए कि रमजान के दिनों में जो गिलगित बाल्टिस्तान में किलिंग्स हुई हैं, वो किसने की नहीं है? जवाब देंगे ना सर, वो कहेंगे कि वो तो टेररिस्ट है, वो तो टेररिस्ट हो गए ना इनके लिए जो बलूचिस्तान में हो रहा है। बता दूं। अभी देखिए इसका भी संबंध सर भारत से जोड़ेंगे, मेरे को पहले ही पता है। बताएं सैयद साहब। जब आपने किया हुआ तो आप ये देखिए सर, ये इतने प्रेडिक्टेबल हो गए ना सोडी सर कि मतलब कुछ भी गलत है तो भारत, कुछ भी सही हो रहा है तो अमेरिका, कुछ भी सही हो रहा है ट्रम्प। अरे सर मतलब सैयद साहब आप इतने सीनियर हैं, मतलब लाइक सीरियसली, मतलब सर बात जहाज पे हो रही है लेकिन आपने एक बार इस चीज को नहीं माना है कि ये पाकिस्तान की विफलता है। सर सैयद साहब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इससे आगे बढ़िए, भारत सबसे ज्यादा विविधताओं में एकता वाला देश है, भारत को ज्ञान नहीं चाहिए ये सब मुसलमान हिंदू इस पर। सर मैं आती हूं आपके पास। देखिए मलिका जी, सवाल ये है जहाज अगर रुका है तो दिक्कत पाकिस्तान को निश्चित तौर पर होगी, भले ही इसको पाकिस्तान एक्सेप्ट करे ना करे। अब सवाल ये है कि IRGC ने तो कह दिया है, अब क्या पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर आपको लगता है ईरान से बातचीत करेगा या फिर ये जो पीस टॉक जो चल रहा है सो कॉल्ड, वहीं पर ये बात बनती रहेगी? फिर
खुशबू जी, विद योर परमिशन, पहले तो मैं दो चीजें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो मुझे लगता है खुशबू जी, सैयद साहब को आसिम मुनीर आके घर पर आके मेडल देने वाले हैं। वो इतना परफेक्ट पिच करते हैं। बट बात यह है, अगर सैयद साहब अपनी आवाम के लिए बोल सकते तो और अच्छा लगता। बट हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री का फियर है वो बहुत ज्यादा है, तो हम समझते हैं कि आप उनकी तरफ क्यों है। कमिंग बैक टू खुशबू जी, जी। जो सैयद साहब ने बोला कि आपके यहाँ स्मूथ क्या चल रहा है, देखिए हमारे यहाँ रिपब्लिक डे परेड थी पाकिस्तान में, 23 मार्च को एक रिपब्लिक डे परेड थी। हमारे यहाँ ना कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है सैयद साहब। हमारे यहाँ जैसे जिंदगी पहले चल रही थी वैसे अभी भी चल रही है। हमारे यहाँ रसोई जैसे पहले चल रही थी वैसे आज भी चल रही है। आपके यहाँ तो रिपब्लिक डे कैंसिल हो जाता है फ्यूल की क्राइसिस से। आपके यहाँ 20 to 25% ऑयल प्राइसेस हाइक हो जाते हैं। आपके यहाँ सरकारी लोगों के वेतन काटे जाते हैं। और वहीं आपकी पंजाब की सीएम अपने प्राइवेट जेट में आती हैं। तो बताइए, ये सैयद साहब, ये दोगलीपनी की बातें नहीं करनी चाहिए एक नेशनल टीवी पर। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जी। देखिए खुशबू जी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कोई ना कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दोनों साइड से खेल रहा है। एक्चुअली तीनों साइड से खेल रहा जी। है। पाकिस्तान एक तरफ सऊदी अरेबिया का दोस्त बना बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान ट्रंप का दोस्त बना बैठा है। फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वहां से भी बैकलैश मिलता है। तुलसी गबार्ड, जैसे सोडी सर ने भी बताया, पाकिस्तान इज नेम्ड इन दैट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। उनके यूएस कांग्रेस में तुलसी गबार्ड ने नेम किया है पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान के भी साथ मित्रता कर रहा है। सऊदी अरेबिया, जहां पर यूएस बोल रहा है कि सऊदी अरेबिया हमारी तरफ से हमारा सपोर्ट कर रहा है, बट सऊदी ठीक है। अरेबिया अगले दिन मना कर देता है। तो ये जो कंफ्यूजन में पाकिस्तान फंस गया है ना खुशबू जी, पाकिस्तान को खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी साइड में है इस ठीक पॉइंट है। पे। ओके मैम, मैं आती जी। हूँ आपके पास। मैं सैयद साहब आपके पास भी आऊंगी। डियर सोडी सर, ये जो घटनाक्रम है, क्या ये साबित करता है कि ईरान इस क्षेत्र में अमेरिका या अन्य शक्तियों के आगे झुकेगा नहीं? और दूसरी बात, क्या ये जो तमाम चीजें हुई वो शहबाज शरीफ के जितने भी प्रयास है उसको एक झटका दिया गया है ईरान की तरफ से? देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ईरान जो है वो अनकंडीशनल सरेंडर कभी नहीं करेगा। चाहे अमेरिका कितना भी जोर लगा ले, इजराइल कितना भी जोर लगा ले, कितने भी वो अटैक करें, लेकिन ईरान अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करेगा। अब अमेरिका ने 5 दिन के लिए, मैं इसको सीजफायर नहीं कह रहा हूँ, पॉज कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो ईरान की सिक्योरिटी जो सोर्सेज हैं वहां पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं कहा था कि हम मिलिट्री एसेट्स पे अटैक नहीं करेंगे। अभी उन्होंने अटैक शुरू कर दिए। इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिए। ईरान जो है उसको पाकिस्तान की जो भूमिका है उसके बारे में पूरा पता है कि पाकिस्तान किस किस्म की मीडिएशन कर रहा है। ये ईरान बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है और ईरान इस मीडिएशन को बिल्कुल मानने वाला नहीं है। ठीक मेरा है। ये अपना पर्सनल व्यू है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सैयद साहब, अब आप सही में सर ये एक बारी ईमानदारी से बताइए कि ये जो कुछ भी हुआ है ये पाकिस्तान के दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं? और क्या ये सेलन जहाज को रोकना आपको लगता है कि ये एक सोची समझी चाल रही है ईरान की? देखिए, मैं आपको पाकिस्तान के लोगों का जो राय है और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, फौज की राय और पाकिस्तान की हुकूमत की राय है, तीनों एक जगह पे खड़े ठीक हैं। है। और वो ये है कि हम इस युद्ध को खत्म करवाना चाहते हैं। अब आप अगर देखें तो नरेंद्र मोदी साहब के दौरे इसराइल के 2 दिनों बाद जो है ये हमला कर दिया जाता है इसराइल की जानब से ईरान पे। और फिर जो टाक होती है नरेंद्र मोदी साहब की, वो भारत का क्या मौक़िफ़ है दुनिया को मालूम है। हम अमन के साथ खड़े हैं। हम अच्छा। इस जो है कशीदगी सैयद को खत्म साहब, करना चाहते सुनिए, हैं, अब लेकिन उसके साथ साथ एक और अमन सवाल के है। साथ खड़े होने का ठीक है, ये आप मतलब अमन के नहीं है साथ कि हम खड़े इसराइल हैं। के आप साथ सुनिए तो खड़े सही हैं। सर, ठीक हम है, आप इसराइल के अमन के साथ मुखालिफ खड़े हैं। हम मैं वही कह रही हूँ, आप आपको अमन के साथ खड़े हैं, लेकिन आपको क्या अमन के साथ खड़ा होना नहीं देना चाहता है ईरान? मतलब ये तो रोक के, मतलब आपकी जो वार्ता करानी थी उसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया है ना। और एक बात और सर आपको करेक्ट कर दूं, इसको पूरी करिएगा बात। एक बात और करेक्ट कर दूं कि पीएम मोदी जब गए और जब वापस आए उसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ, इजराइल की तरफ से ऑफिशियली कहा गया कि पीएम मोदी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। बहरहाल सर बात पूरी करें अपनी।
अच्छा, ये तो आप बहुत बड़ा कन्फेस, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, ये तो आप बहुत बड़ा कन्फेस कर रही हैं कि मोदी साहब को अंधेरे में रखा गया और ये तक नहीं बताया गया, उनका कैंसिल करवा देता ना इसराइल। तो ये इसने सर देखिए, हमारी वो इंटरनल चीजें हैं कि हमें ये पता है कि दुनिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, लेकिन इजराइल की तरफ से जो बयान है वो आपको बता रही हूँ। बहरहाल आप सर अपनी बात करिए कि क्या आपकी ये जो आप शांति चाहते हैं इसको ब्रीच तोड़ने की कोशिश की गई है, इसको तोड़ने की कोशिश की गई सैयद साहब? सुन तो लेना अब बात तो सुन, एक जुमला पूरा मुझे अभी तक आपने नहीं करने दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब है ये तो आपकी इंटेलिजेंस की नाकामी है कि आपकी इंटेलिजेंस को बताना चाहिए था कि इसराइल जो है वो ईरान पे हमले की प्लानिंग कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी साहब को भी नहीं करना चाहिए था। देखिए सैयद साहब, आप नहीं जवाब दे पाएंगे, एक्चुअली दिक्कत यही है, पाकिस्तान फंस इतना गया है ना सर कि उसे भारत के अलावा कुछ नजर भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सर, आप पीस टॉक जो है उसकी पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन आपके इस पीस टॉक को जो ब्रेक लगाया है ईरान ने आपके सेलेन को रोका, शायद ये आपको बहुत छोटी सी घटना लग रही होगी, लेकिन ये छोटी सी घटना शायद बहुत बड़ा इंपैक्ट भी डाले। सोडी सर, इस बात को कितना आप अग्री करते हैं कि जो बातें ये कही जा रही है सेलेन को लेकर और जो कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से उसको ब्रेक करने की एक बड़ी कोशिश है? खुशबू जी, हाँ देखिए, ये पॉसिबल है क्योंकि ईरान ने जो ये एक्शन लिया है, जो इस शिप को रोका है, तो हो सकता है वो एक संदेश दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप इस मीडिएशन से दूर रहें। और सो फार एज ईरान इज कंसर्न, मैंने पहले भी बोल दिया है आपसे कि ईरान एज ऑफ नाउ किसी भी अनकंडीशनल सरेंडर के लिए तैयार नहीं है, किसी प्रेशर में आने वाला नहीं है। ईरान ने अपने जो मूव किए हैं, बड़े कैलकुलेटेड मूव किए हैं, जो उन्होंने अटैक्स किए हैं, बड़े कैलकुलेटेड अटैक्स किए हैं, इजराइल पे किए हैं, मिडिल ईस्ट पे किए हैं। जो ये वॉर थी इसको उन्होंने हॉरिजॉन्टल स्पेक्ट्रम में लेके गए, जो आसपास की कंट्रीज है वहां पे लेके गए जहाँ पे अमेरिका के एसेट्स थे। तो ये बिल्कुल मैं आपसे ये कहूंगा कि जो ईरान है, मेरे को लगता नहीं है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को इस मीडिएशन में आने देंगे। ठीक है। मेरा सवाल मलिका जी आपसे भी एक होगा ये कि ये जो कुछ भी हुआ है, क्या इसको आप ऐसे देख रही हैं कि आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को निशाना बनाकर भारत या फिर अन्य और देश है, क्योंकि देखिए सब पर असर पड़ा है, श्रीलंका में भी हम पढ़ रहे थे किस तरीके से तमाम चीजों पर असर पड़ा है, बांग्लादेश में भी, और बड़े फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं, क्या आने वाले समय में इसको एक टेंशन के रूप में देखा जाए जो भी ये किया गया है? खुशबू जी देखिए, ईरान से अभी तक ईरान का सीधे सीधे जो हॉर्मूज स्ट्रेट के ऊपर बयान आया है वो ये है कि जितने भी मित्र देश हैं उनके जहाज जाने दिए जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ईरान के पास वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही उनका ट्रम्प कार्ड है। उनका सर्वाइवल ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर डिपेंडेंट है आज के टाइम में, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही इकोनॉमिक प्रेशर लगाएगा कहीं ना कहीं खाड़ी के देशों में और इन टर्न इजराइल और अमेरिका पर। तो ये भारत के लिए तो देखिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं बैलेंस्ड और कैलकुलेटिव अप्रोच से चलता हुआ आ रहा है, चाहे वो ईरान के साथ हो, चाहे वो इजराइल के साथ हो, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे वो खाड़ी देशों के साथ हो। और भारत के जहाज आर द ओनली फ्यू वेसल्स जो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सेफली पास होकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया डीएस सोडी सर आपका भी, मलिका जी आपका भी, और सैयद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल देखिए, सैयद साहब को थोड़ी जानकारी के अभाव भी है, मोदी कर रहे तो उनको ये भी नहीं पता एक दुनिया के 28 देशों ने उनको अपने सर्वोच्च सम्मान से मोदी को नवाजा है, और कोई भी देश यूं ही किसी को सर्वोच्च सम्मान नहीं दे देता। शायद ये सोचने समझने की शक्ति पाकिस्तान फिलहाल खो बैठा है कि उसके जहाज सेलेन को रोका गया, इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक चाल हो सकती है, वो मध्यस्थता की आड़ में पाकिस्तान को परेशान करने की कोशिश भी हो सकती है। बहरहाल पड़ोसी देश पाकिस्तान का ये मसला है, पाकिस्तान इसको बेहतर समझेगा। हमारी नजर तमाम खबरों पर है। आप